Dear students, welcome you all in the lecture of engineering mechanics. So, in the last lecture, we have discussed definition of force, principle of transmissibility, and Newton law of motion. तो जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो फोर्स क्या कहता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स का एप्लीकेशन होगा तो उस बॉडी का स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, उसे क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। और हम लोगों ने ये देखा था कि फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इफ एनी फोर्स applied on rigid body, then this force shifted one point to another point. Means जब भी किसी बॉडी पे रिजिड बॉडी पे फोर्स का एप्लीकेशन होगा तो रिजिड बॉडी उस फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर देगा। आफ्टर दैट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देखा था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को ये पता चलता है एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि जो फोर्स है उस फोर्स का बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस यूनिट फर्स्ट ऑफ सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट क्या है सिलेबस का? वो स्टैटिक पार्ट है। तो स्टैटिक पार्ट्स हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसमें सारी की सारी बॉडी किसमें होगा? रेस्ट की कंडीशन में होगा। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस जो डिस्कस किया गया है उसमें है फोर्स सिस्टम, उसके बाद है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट एंड एक्सिस, उसके बाद है इक्विवेलेंट फोर्स एंड मोमेंट, उसके बाद है ब्रेंच। तो हम लोग स्टैटिक पार्ट्स को आज डील करने जा रहे हैं और इसको वन बाय वन करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो इस स्टैटिक पार्ट में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम। और फोर्स सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन्स इस कंप्लीट लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स सिस्टम में जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्स होंगे सारे के सारे पढ़ेंगे, और उसमें एक स्पेशल कैसे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल पॉसिबल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वो कितने तरह से मोशन कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है पैरेललोग्राम लॉ। जब भी किसी बॉडी पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा तो उस फोर्स का रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसको पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एनालिटिकल मेथड होता है, उसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लामी थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पीछे जितने भी लेक्चर डिस्कस किए गए हैं पहले उनको आप देखिए। उस लेक्चर में हम लोग सारी बेसिक पॉइंट को डिस्कस किए हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको सारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। खासकर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन को हवा समझते हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ होता नहीं है और उसको स्किप कर देते हैं। और बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन
पूछना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले इंट्रोडक्शन को देख लें, तभी लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो हम लोग अब फोर्स सिस्टम डिस्कस करेंगे। फोर्स सिस्टम डिस्कस करने से पहले आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है और इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस मार्कर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जब इसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। जब एक फोर्स अप्लाई होगा तो उसे कहेंगे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। मीन्स फोर्स सिस्टम होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लगना जरूरी है। तो देखते हैं फोर्स सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसे टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम कहते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उस यूनिवर्स का, हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो कितने डायमेंशन का है? वो थ्री डायमेंशन का है। एक्चुअली जिस यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स है। वैसे तो एज्यूम करके चलते हैं हम लोग 4D यूनिवर्स, 5D, 6D, 9D तक हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में थ्री डायमेंशनल ही होता है। जैसे ये पेपर है, ये पेपर जो है ना, ये पेपर भी थ्री डायमेंशनल है, बट इसे एज्यूम करके चलते हैं कि टू डायमेंशनल है, क्योंकि इस पेपर का कुछ न कुछ थिकनेस होगा, है कि नहीं? तो हम लोग जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम टू डायमेंशनल है, इसको पहला पार्ट है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इस फोर्स सिस्टम को समझने के लिए एक 2D प्लेन बना लिए हम लोग। एक प्लेन है और इस प्लेन में जो फोर्स लग रहा है वो सारे के सारी फोर्स एक ही प्लेन में लग रहा है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? पैरेलल है। जैसे फोर्स 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है। इस तीनों के तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। तो इसे क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो आप लोग के एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के लिए आएगा, 2-2 मार्क्स का डिफिनीशन पूछ देता है। इसका डिफिनीशन आपको लोग को लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? बोल देगा डिस्क्राइब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम is a type of force system in which force applied on any body is in single plane and their line of action is parallel. line of action कैसा होगा? पैरेलल होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मेरा बीम है और इस बीम में, बीम क्या है? ये 2D प्लेन में बना हुआ, इस प्लेन में इस फिगर को बनाया गया है। तो 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और एक तीसरा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ये तीनों के तीनों फोर्स कैसा है? पैरेलल फोर्स है। इसका लाइन ऑफ एक्शन को आप देखिए, लाइन ऑफ एक्शन को देखिए, ये तीनों क्या है?
पैरेलल है। अब जो मेरा दूसरा पार्ट है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, उसका पहला पार्ट है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। मीन्स सारी की सारी फोर्सेस दूसरी प्लेन में होगा, सारी की सारी फोर्सेस दूसरी प्लेन में होगा। एक दूसरे प्लेन में होगा, दूसरा फोर्स दूसरे प्लेन में होगा, तीसरा फोर्स तीसरे प्लेन में होगा। तो यहाँ पे मेरा 3D बॉडी बना हुआ है, क्यूबॉइड है। देखिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक प्लेन में है, ये फोर्स एक प्लेन में है, और ये फोर्स एक प्लेन में है। और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो सबका क्या है, पैरेलल है। ये देखिए इस लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है। अब जो मेरा दूसरा टाइप है वो है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। मीन्स जो फोर्सेस जो अप्लाई होगा वो सिंगल प्लेन में अप्लाई होगा, और जो फोर्सेस अप्लाई होगा उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट पे आके मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, F2 हो रहा है, F3 हो रहा है और F4 हो रहा है। और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को हम देखते हैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट पे आके मिल रहा है। इसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब जो मेरा दूसरा पार्ट है वो नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब 3 डायमेंशनल में भी नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम हो सकता है। देखिए ये तीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये तीनों के तीनों फोर्स डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है, बट इसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। जैसे देखिए इस F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है, और इस F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इस फोर्स ऑफ सिस्टम को नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। अब जो मेरा तीसरा पार्ट है वो है कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ये मेरा 2D प्लेन है और इस प्लेन में नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। तो जितनी भी फोर्सेस इस प्लेन में लग रहा है वो सारे के सारे फोर्सेस पैरेलल नहीं है। क्या है, पैरेलल नहीं है। तो क्या होगा, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम और नॉन कनकरेंट। अब कनकरेंट देख लेते हैं। तो सारे के सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया। देखो इस फोर्स 1 को देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। फोर्स 2 को देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका। और ये फोर्स 3 को देखो, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। और ये फोर्स 4 को देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। सारे के सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट पॉइंट पे मीट कर रहा है। यदि इस सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट पे मीट करता तो क्या बोलते हैं, कनकरेंट बोलते हैं। तो क्या है, कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। इस बीम में देखो, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इस फोर्स का ये होगा, इस फोर्स का ये होगा। तो किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है और नहीं ये सारे फोर्सेस पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, कोप्लेनर नाइदर पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब इसमें जो तीसरा पार्ट है
नॉन कोप्लेनर, नाइदर पैरेलल, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इस कीवर्ड पे जो सारे के सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा है। सारे के सारे फोर्सेस एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? नॉन कोप्लेनर। अब जो सारे के सारे फोर्सेस है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए सारे के सारे फोर्सेस को पैरेलल होना पड़ेगा। इसमें क्या है? सारे के सारे फोर्सेस नॉन पैरेलल है और नॉन कंकरेंट है। यदि सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे आके मिलता उसका लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। लेकिन सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसलिए नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जो फोर्सेस अप्लाई होगा वो एक ही प्लेन में होगा, बट वो कोलिनियर होगा। सारे के सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में लाई करना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। देखिए इस फोर्स सिस्टम पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है F2, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है F3। F1 फोर्स पॉइंट ए पे अप्लाई हो रहा है, F2 फोर्स पॉइंट बी पे एंड F3 सी पे। तो F1 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये तीनों के तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो इस सिस्टम ऑफ फोर्स को कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। अब जो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो 3 डायमेंशनल है, उसका जो फोर्थ पार्ट है नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। मीन्स सारे के सारे फोर्सेस किसमें होना चाहिए? एक प्लेन में नहीं होना चाहिए और कोलिनियर भी होना चाहिए। इस तरह का केस एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। जब भी सारे के सारे फोर्सेस को एक ही लाइन में लाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिंगल प्लेन में आ जाएगा। तो ये पार्ट फिर यही हो जाएगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसलिए ये एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने सारे फोर्स सिस्टम को पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब आगे है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसका कुछ स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है पढ़ लेते हैं। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज ए रिजल्टेंट ऑफ आर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर। जब भी किसी बॉडी के स्टेट को हम लोग पढ़ते हैं तो बॉडी का स्टेट क्या हो सकती है? या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन कर रहा होगा। यदि रेस्ट कंडीशन में होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। किसमें? इक्विलिब्रियम में है। यदि बॉडी मोशन की कंडीशन में होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? नॉन इक्विलिब्रियम में है। तो यदि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो तभी रेस्ट कंडीशन में रह सकता है जब रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। और ये रिजल्टेंट फोर्स आर एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मेरा इक्वेशन 1 है। और रिजल्टेंट ऑफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो जो इक्वेशन है इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाइज करना होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए।
तो ये इक्वेशन है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहने का कंडीशन है इक्वेशन। अब जब बॉडी मोशन की कंडीशन में होगा तो नॉन इक्विलिब्रियम में होगा। जब नॉन इक्विलिब्रियम में होगा तो कितने तरह से मोशन कर सकता है उसे देखते हैं। ये मेरा बॉडी है और इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं हिंज पॉइंट है, नहीं इसको रेस्ट कंडीशन में है, नहीं इसको होल्ड किया गया है। तो ये बॉडी को हम एज्यूम करते हैं कि स्पेस में है। और जब बॉडी है तो बॉडी किस चीज का बना होता है? मैटर्स का बना होता है। जब मैटर का बना होता है तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा? मास होगा। मास क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। कितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें प्रेजेंट है वो मास बताएगा। जब ये स्पेस में है तो कितने तरह से मोशन कर सकता है इसे हम देखते हैं। यदि इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो F1 फोर्स जो अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन का कर रहे हैं और F2 फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का कर रहे हैं। तो इस फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा? 10 होगा टुवर्ड्स दैट साइड। तो ये बॉडी इस साइड क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है। सिर्फ ये बॉडी में ट्रांसलेशन होगा और भी कोई मोशन नहीं होगा। ये बॉडी सिर्फ अपना पोजीशन को चेंज करेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स दैट साइड है, इस साइड है। अब एक और फोर्स इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F3। कौन सा? F3 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना न्यूटन का? 30 न्यूटन का। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन कितना है? 10 है और ये अपवर्ड 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस बॉडी का मोशन आप एज्यूम करके देखिए किस कोऑर्डिनेट में हो रहा होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में हो रहा होगा। तो बॉडी इस जगह से चलना स्टार्ट किया होगा, चलते चलते इस जगह पर आया होगा और ये जो F3 फोर्स है वो इसको इस तरह से मूव करेगा। तो इस बॉडी का मोशन सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो इस बॉडी को आप देखकर बताइए कि क्या इस बॉडी में और भी कोई मोशन हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है ये बॉडी? तो ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास कर रहा है। जब पॉइंट से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस इक्वल टू 0। सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए मोमेंट को आगे हम डिस्कस करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मोमेंट क्या होता है। तो इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और मोशन तभी होगा जब रिजल्टेंट डज नॉट इक्वल टू 0। रिजल्टेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो ये बॉडी कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, इसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा। और ये रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अब पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे। इट इज यूज फॉर टू फोर्स सिस्टम। जब भी किसी बॉडी पे टू फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा होगा तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, F1 एंड F2। तो कोई साइंटिस्ट रहा होगा
जो इस लॉ के बारे में डिस्कस किया होगा। तो इस फोर्स सिस्टम से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इस F2 फोर्स के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस F1 फोर्स से एक पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को मिला देते हैं। और जो लाइन होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट बताएगा। ये क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। ये पॉइंट ए है और ये बी है और इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इस तरह से मैच कर देते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट सी पे मीट कर रहा है। अब ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी कोई फोर्स लग रहा होता है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए जब ये फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट कॉस में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा F1 cos थीटा, F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा F sin थीटा। ये फोर्स इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ का जो कंपोनेंट होगा उसे कॉस में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा एक cos थीटा और दूसरा एक sin थीटा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ये F2 फोर्स को बराबर यहाँ पे F1 फोर्स को बराबर यहाँ पे ड्रॉ किए थे, तो F1 हो गया और F2 क्या होगा, ये हो गया। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा F1 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा F1 sin थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे देखते हैं, ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी आर होगा, आर स्क्वायर। अब बी सी क्या होगा, F1 sin थीटा के होल स्क्वायर, और ए सी क्या हो जाएगा F2 प्लस F1 cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसको ब्रेक करते हैं F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F2 F1 cos थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो F1 स्क्वायर साइन थीटा प्लस F1 स्क्वायर cos थीटा, इस दोनों में से F1 को हम कॉमन निकाल लेंगे, F1 स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, इसको हटा देते हैं, हट जाएगा। और उसके बाद ही बचेगा क्या F2 स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर बचेगा 2F2 F1 cos थीटा, हो जाएगा 2 इंटू F1 F2 cos थीटा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया, है ना। अब इसको आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये जो मेरा फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला से हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे।
क्या कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट, इक्वेशन 1। अब हम लोग रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं, तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्व करो इस ट्रायंगल में ए बी सी, यदि ये रिजल्टेंट ये एंगल बना रहा होगा, कितना? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बी सी वाई ए सी होगा। अब बी सी वाई ए सी होगा F1 साइन थीटा, ये बी सी इक्वल टू हो गया, वाई ए सी इक्वल टू F2 प्लस F1 कॉस थीटा, F2 प्लस F1 कॉस थीटा होगा। ये tan अल्फा इक्वल टू हो गया। अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स F1 साइन थीटा बाई F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो ये जो इक्वेशन हुआ, ये डायरेक्शन कैलकुलेट करने का इक्वेशन हुआ, इसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 हो गया। Now we will discuss analytical method. This method is applicable for any number of force. ये किसी भी फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे 2 से अधिक फोर्स लग रहा होगा, तो इस मेथड से उस फोर्स का रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। F1 फोर्स इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 होगा और इसका कंपोनेंट F1 sin थीटा 1 होगा। अब फोर्स 2 को देखते हैं। फोर्स 2 इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट F2 cos थीटा 2 होगा और इसका होगा F2 sin थीटा 2। अब थीटा 3 को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसका डायरेक्शन को हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो ये F3 फोर्स है, कौन सा फोर्स है? F3 फोर्स है। तो F3 फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा और F3 cos थीटा 3 होगा और इसका हो जाएगा F3 sin थीटा 3 हो जाएगा। अब F4 फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन ये होगा F4 cos थीटा 3 और F4 sin थीटा 3। So all of the forces are resolved into x and y direction. So now summation of force in x direction, F1 cos theta 1 plus F4 cos थीटा 3 माइनस F3 cos थीटा 3, ये सेंटर की ओर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, सॉरी ये F3 नहीं, F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 होगा। क्योंकि F3 फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर है, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। जब फोर्स इस पॉइंट से इस साइड होगा
तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और इस साइड होगा तो उसको नेगेटिव मानेंगे, और इस पॉइंट से ऊपर होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, और इस साइड से नीचे होगा तो नेगेटिव मानेंगे। अब y डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे है F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2 प्लस F3 साइन θ3 माइनस F4 साइन θ4। F3 साइन θ3 को पॉजिटिव क्यों रखे हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 मानेंगे। अब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हमको मिल गया है, उसका रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इससे मेरा रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो तीसरी बात आता है डायरेक्शन कैलकुलेट करने का। वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह से सेम बॉडी को बना लेंगे और एक्स फोर्स को और वाई फोर्स को इस पे प्लॉट कर देंगे। अब ये जूम कर लेते हैं कि समेशन ऑफ एक्स है 10 है और समेशन ऑफ वाई है -5। ये जूम कर लेते हैं, जूम है, ये जूम किया हुआ है, ये जूम किया हुआ है। अब इस पॉइंट से ये मेरा एक्स होगा ना, होगा 10 होगा, और इस पॉइंट से ये क्या होगा? -5 होगा। ये समेशन ऑफ एफ एक्स और ये समेशन ऑफ एफ वाई, और जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉइंट से होगा आर, और इस पॉइंट को हम लोग मीट करेंगे। तो जब एंगल कैलकुलेट की बात करने आता है, डायरेक्शन कैलकुलेट करने की बात आती है, तो हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेट से अल्फा, अल्फा डायरेक्शन। तो इसे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, और इसको अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। इसको समेशन ऑफ एफ वाई को और समेशन ऑफ एफ वाई, इसको समेशन बाई एफ वाई बटा समेशन ऑफ एफ एक्स को मॉड के अंदर रखेंगे। क्योंकि यदि इसका वैल्यू निगेटिव ही आएगा तो मॉड को हटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और हम लोग यहां से डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा देखेंगे लामीज थ्योरम। तो इसका कुछ स्टेटमेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ 3 कोप्लेनर concurrent or non-linear outward force are holding a body in equilibrium, then the following relation will be valid or true। यह रिलेशन वैलिड होगा और ट्रू होगा। जब 3 कोप्लेनर कंकरेंट non-linear outward force are holding a body in equilibrium, इक्विलिब्रियम में रखेगा तो ये रिलेशन फॉलो होगा, वैलिड होगा। तो ये बॉडी है और इस पे 3 कंकरेंट फोर्स लग रहा है, और ये तीनों के तीनों फोर्स कैसा है? आउटवर्ड है।
कैसा फोर्स है? आउटवर्ड फोर्स है। तो इस रिलेशन को कैसे लिखते हैं, इसको देखिए, ये F1 इसके अपोजिट में अल्फा एंगल है, तो F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 फोर्स इसका अपोजिट में बीटा एंगल है, F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 फोर्स है इसका अपोजिट में गामा एंगल है, तो F3 बाई साइन गामा। तो ये हो जाएगा F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। तो ये मेरा लामी थ्योरम है। इस थ्योरम का कुछ कंडीशन है, ये सारे जगह पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी एक एंगल 80 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों में से कोई एंगल 180 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 180 के बराबर होगा तो ये जो डिफिनीशन बताया गया है, ये कंडीशन दिया गया है, ये मेरा फेल कर जाएगा। देखिए कैसे फेल करेगा। ये मेरा बॉडी है और इस पे 3 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये F1 और F2 कौन सा फोर्स है? नॉन लीनियर फोर्स है। जब किसी दो फोर्स का एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो एक कंकरेंट फोर्स नहीं, लीनियर फोर्स बन जाएगा। और लीनियर फोर्स बन जाएगा तो ये बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि F1 F2 फोर्स इक्वल है तो इस बॉडी को मूव करने नहीं देगा, लेकिन F3 फोर्स इस बॉडी को मूव कर देगा। तो जब भी कोई भी एंगल इसमें से 180 के बराबर होगा तो इस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इस तीनों में से कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये मेरा बॉडी है, इस पे 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3, और F1 और F3 का बीच का जो एंगल है 180 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो इस जगह पे भी हम लोग इस लामी थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी किसी मेथड को अप्लाई करना है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा मेथड उसमें अप्लाई हो रहा है, उसके बाद ही मेथड को अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं चौथा ट्रायंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग पैरेललोग्राम बनाते थे, और इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो बताएं कि बिना पैरेललोग्राम बनाए हुए हम फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे F2 फोर्स और F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है थीटा एंगल पे। तो साइंटिस्ट बोले कि इसमें एक काम लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग पैरेललोग्राम में ड्रॉ करते हैं ना। यदि इसको हम ड्रॉ करते तो पैरेललोग्राम बन जाता, लेकिन इसमें एक काम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें साइन रूल लगा के एक रिलेशन निकालेंगे, जिससे हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये मेथड उतना इफिशिएंट नहीं है जितना पैरेललोग्राम है, एनालिटिकल मेथड है और लामी थ्योरम है। ये 3 थ्योरम को ही हम लोग मैकेनिक्स में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। ये सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कि आप लोग को पता चले कि ये साइन रूल भी है जिससे हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। और ये अल्फा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताता है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा माइनस अल्फा होगा। तो ट्रायंगल ABC से साइन रूल लगाएंगे तो मेरा रिलेशन आएगा F1 बाई साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन अल्फा इक्वल टू R बाई साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस अल्फा। तो
सारे के सारे मेथड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम में कौन से मेथड को हम लोग को अप्लाई करना है, जिससे कम से कम समय में क्विक आंसर हम लोग को मिलेगा। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग का कंसेप्ट बिल्ड हुआ होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और कोई भी यदि क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9097574069 और इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं b.singh.iitk@gmail.com। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।